नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारत के नदी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट वैसे फैक्ट्स को जानेंगे जहां से जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस खास करके बीपीएससी एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो आइए थोड़ा इनके बारे में हम लोग कुछ बातें कर लें। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जहां से कई बार प्रश्न हम लोग को देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये होता क्या है। अब जैसे सबसे पहली चीज ये है कि एक शब्द लिखा हुआ होता है अपवाह, और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि अपवाह से आप क्या समझते हैं। तो अपवाह का मतलब होता है एक निश्चित वाहिका के माध्यम से जब जल का प्रवाह होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं अपवाह। जैसे मान लो कि एक रिवर है, ये कुछ खास एक पैटर्न से मूव करती जाती है, तो इसको हम लोग अपवाह बोलते हैं। जब ऐसे अपवाह में अगर कई सारी नदियां आकर के मिल जाती हैं तब ऐसे में यह एक पूरे के पूरे क्या डेवलप करेगा, तो एक सिस्टम को डेवलप करता है। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तब ऐसे भाग को हम लोग कहेंगे कि यह क्या बना दिया है, तो यह एक अपवाह तंत्र बना दिया है। और जितने दूर की नदियां इस भाग यानी मुख्य नदी में आकर के मिलती है तो ऐसे भाग को क्या कहा जाता है, तो यह नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होता है। और जिस भाग को मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिल करके ड्रेन करती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रिवर बेसिन कहा जाता है। बड़े रिवर बेसिन का जो क्षेत्र होता है यह लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक होता है, तो इसे हम लोग वृहद बेसिन कहते हैं। यदि 2000 से लेकर के और 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का जो बेसिन होता है इसे हम लोग मध्यम बेसिन कहते हैं। और यदि 2000 वर्ग किलोमीटर से यदि जो छोटा हो जाएगा तो इसे हम लोग लघु या अत्यधिक छोटा रिवर बेसिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे ही रिवर बेसिन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जल सांभर, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग वाटर शेड भी इसको कहा जाता है। और यहां पर याद रखना है कि यदि कोई मध्य का उच्च भाग जो दो रिवर बेसिन को अलग करता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जल विभाजक। यानी कि जल विभाजक दो नदी बेसिन को अलग करता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो केंद्रीय उच्च भूमि है, सेंट्रल हाईलैंड्स का जो रीजन्स है, यानी कि जिसको हम लोग देख सकते हैं कि हमारा विंध्याचल है या सतपुड़ा भाग है, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि यह जल विभाजक है उत्तर और दक्षिण की नदियों के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में, यदि हम लोग चर्चा करें कि भारतीय अपवाह तंत्र कौन कौन से प्रमुख रिवर बेसिन्स में आते हैं, तो भारत की यदि हम लोग बात करें, उत्तर भारत की दो बल्कि कह सकते हैं कि तीन बड़ी प्रमुख नदियां हैं। एक नदी है जिसका नाम है, यहां पर हम लोग लिखते हैं, यह है सिंधु नदी। इसी प्रकार से यदि हम लोग इधर वाले भाग को देखें तो यहां पर एक बहुत प्रमुख नदी है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत की सबसे जो प्रमुख नदी है इसे हम लोग कहते हैं गंगा नदी। तो यदि बात करें कि सिंधु नदी के बारे में, तो सिंधु नदी से कुछ क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं। सिंधु नदी क्या है, तो सिंधु नदी जो है यह कहां से निकलता है, तो यह तिब्बतीय क्षेत्र से निकलता है। और जिस जगह से ये निकलता है यानी जिस ग्लेशियर से, उसका नाम है बोखर छू, उसको नाम बोलते हैं। और यहां पर इसका नाम सिंगिन खंबान भी इसको बोला जाता है। भारत में यह प्रवेश करता है कहां पर, तो यह दमचौक एक भाग है, यानी दमचौक के निकट यह भारत में प्रवेश करता है। और साथ साथ में यह भारत में प्रवेश करते हुए यह दो श्रेणियों के मध्य बहता है। ये दो श्रेणी कौन कौन सा है, तो याद रखना है कि यह जो है यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर के यह गुजरता है और चिल्लासा के समीप यह पहुंच जाता है। कहां, तो यह चिल्लासा के समीप यह पहुंचता है, पाकिस्तान में यह प्रवेश करता है। और
क्वेश्चंस कभी पूछता है कि यह मैदानी भाग में कहां पे उतरता है, तो एक स्थान है जिसका नाम है अटक। तो अटक से यह नदी उतर जाती है मैदानी भाग में और बाद में यह ड्रेन कर जाता है कहां, तो यह अरबियन सी में यह ड्रेन करता है। इसके अलावा कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन हैं। तो देखो, सहायक नदी की यदि बात किया जाए तो पहाड़ी भाग की जो सहायक नदियां हैं उनमें श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार और द्रास यह प्रमुख नदी है जो कि इसकी सहायक नदियां इस जगह पर, यानी कि भारतीय भाग में यदि कहा जाए पहाड़ी क्षेत्र में, तो यह इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जब यह पाकिस्तान में प्रवेश करता है और मैदानी भाग में इसमें मिलने वाली एक प्रमुख नदी है जिस नदी का नाम है काबुल, जो कि मैदानी भाग में इस नदी में आकर के मिलता है, यानी सिंधु नदी में आकर के मिलती है। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो भारतीय भाग से कई नदियां इनमें आकर के मिलती है, जिनमें सबसे लंबी जो इसकी सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से इससे आकर के मिलती है, वह नदी कौन सी है, तो याद रखना है वह नदी है, इसका नाम है चेनाब। चेनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो और कई नदियां हैं जो कि आकर के इनमें मिलती है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो सिंधु नदी में आकर के मिलने वाली नदियों में झेलम, इसके अलावा चेनाब, इसके अलावा रावी, इसके अलावा व्यास और साथ साथ में सतलज, ये सभी नदियां क्या है, तो ये सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है। लेकिन एक और पॉइंट यहां पर याद रखेंगे जहां से क्वेश्चन हम लोग को मिल सकता है, और यह पॉइंट क्या है कि व्यास नदी जो है यह सिंधु में आकर के सीधे नहीं मिलती है, बल्कि व्यास नदी जो है यह मिल जाती है किसमें, तो यह मिल जाती है सतलज नदी में। यह किसमें मिल जाती है, सतलज नदी में मिलती है। और जिस स्थान पर यह मिलती है वो स्थान है पंजाब में, जिससे हम लोग बोलते हैं हरिके। तो हरिके स्थान पर व्यास नदी किसमें मिल जाती है, तो सतलज नदी में मिल जाती है। और इसी भाग से भारत की एक प्रमुख कैनाल यानी कि नहर बनाया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। यह इंदिरा गांधी कैनाल जो है यह भारत का एक सबसे लंबा कह सकते हो कि नहर है, जिसके द्वारा एक राजस्थान के प्रमुख भाग की सिंचाई भी की जाती है। तो इतना याद रखिएगा कि व्यास जो है यह सतलज में आकर के भारत में ही मिल जाती है। इसके अलावा ये जितनी भी नदी हैं, यानी कि ये जितनी भी प्रमुख नदी है, ये सभी किस में मिल जाती है, तो चेनाब नदी में सभी नदी आकर के मिलती है। और चेनाब नदी जो है यह मिलती है जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी में, और जिस स्थान पर यह जाकर के मिलती है उस स्थान का नाम है मिथन कोट, पाकिस्तान में, जहां पर ये सभी नदियां मिल जाती हैं जाकर के सिंधु नदी में। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस भाग में, यानी कि इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो सिंधु नदी के बाद भारत की एक प्रमुख सहायक नदी है जिससे हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं, और गंगा से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को मिल सकते हैं। पहला पॉइंट यहां पर यह है कि गंगा नदी मूल रूप से यदि देखा जाए तो गंगा नदी का उद्गम जिस भाग से होता है वह भाग का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो धाराएं मिलती हैं, पहली अलकनंदा, दूसरी है भागीरथी। एक और पॉइंट यहां पर याद रखना है, अलकनंदा में कई सारी आकर के छोटी छोटी धाराएं आकर के मिलती हैं, और अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। यहां पर इससे आकर के मिलती है एक नदी धारा जिसका नाम है धौली गंगा, और यह स्थान जो है वो नाम है विष्णुप्रयाग। इसके अलावा नंदाकिनी आकर के मिलती है, कहां पे मिलती है, तो नंदप्रयाग में आकर के मिलती है। इसके अलावा पिंदर नदी आकर के मिलती है अलकनंदा में, और वह कर्णप्रयाग। इसके अलावा मंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा में, जिसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में आकर के भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, और फिर यहां से जो संयुक्त धारा निकलती है इसी धारा का नाम है रिवर गंगा। इसके अलावा हम लोग को याद रखना है
रिवर गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहां से करती है? तो हरिद्वार के समीप यह नदी उतरती है मैदान में। और कितने राज्य से होकर के बहती है, यह प्रश्न हम लोग से पूछा जा सकता है। और जब आपसे पूछा जाए कि यह कितने राज्यों से होकर के बहती है, तो याद रखना है कि गंगा नदी जो है यह कई राज्यों से होकर गुजरता है। यानी सबसे पहला तो हम लोग को याद रखना है कि यह नदी जो है यह उत्तराखंड से होती हुई आती है, और उत्तराखंड से यह उतरती कहां पर चली जाती है? तो यह उत्तर प्रदेश के बाद यह नदी बिहार, और इसके अलावा थोड़ा सा यह झारखंड को टच करती है, और झारखंड के बाद यह नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और पश्चिम बंगाल से यह धारा दो भाग में बढ़ जाती है, यानी वितरिका जिसको हम लोग कहते हैं, और वेस्ट बंगाल से जो इसकी वितरिका होती है, तो एक धारा जो चली जाती है यह चली जाती है बांग्लादेश में। यहां पर इस नदी का फिर से नाम हो जाता है भागीरथी। और भारत की इसमें जो भाग है, यानी कि बंगाल में जो भाग इसकी जाती है, इसका नाम याद रखना है हुगली। और दामोदर नदी जो जाकर के मिलती है गंगा में, तो जिस धारा में आकर के दामोदर नदी मिलती है, तो उस धारा का नाम है हुगली। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार में इस नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की वैसे लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, परंतु बिहार में यह नदी 445 किलोमीटर यह बहती है। और इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जहां से क्वेश्चन हम लोग को कई बार हमने देखा है कि यहां पर पूछा गया है और पूछ देता है कि यह बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है और कहां से निकलता है। तो पहला याद रखना है कि बक्सर में चौसा के समीप यह इंटर करती है बिहार में, और चौसा से होते हुए यह नदी कटिहार में एक स्थान है जिसका नाम है मनिहारी। तो यह मनिहारी से यह नदी बिहार से निकल जाती है। इसके अलावा बिहार के यह कितने जिलों से होकर के बहती है? तो बिहार के यह 12 जिलों से होकर के बहती है। और सबसे लंबा एरिया वो बिहार में कहां से तय करती है? तो याद रखना है कि यह सबसे लंबा जिला जहां से यह क्रॉस करती है, यह लगभग कह सकते हैं कि 95 से 100 किलोमीटर के आसपास में आता है। और यह पटना कह सकते हो कि लंबा एरिया है जहां से यह नदी निकलती है। इसके अलावा एक और नदी बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग को याद रखना है, और यह कौन सी नदी है? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बारे में यदि हम लोग बात करें तो देखो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भी निकलती है कहां से? तो यह भी तिब्बत के आसपास के भाग से ही निकलती है। और यह कहां से निकलती है? तो तिब्बत में जहां से यह निकलती है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है चेमायंगडुंग, इसको बोला जाता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब यहां से निकलती है तो उस समय इसका नाम क्या होता है? तो उस समय इसे हम लोग बोलते हैं सांगपो, वहां पर उसका नाम होता है। और जब ये भारत में प्रवेश करता है तो उस समय इसका नाम क्या होता है? तो दिहांग नाम होता है। और इसके अलावा यह पूरे क्रॉस कर जाती है, यानी कि असम की घाटी में जब यह बहती है उस समय इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, वहां पर नाम इसका होता है। और फिर ये चली जाती है धुबरी से, यानी कि धुबरी से ये इंटर कर जाता है कहां? तो धुबरी से ये इंटर कर जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसी नदी का नाम होता है जमुना। और ये जमुना मेघना नदी से मिलकर के चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। और यहां पर एक और चीज को याद रखना है कि जो गंगा नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो यह पद्मा के नाम से यह नदी भी मेघना के साथ मिलकर के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। एक और पॉइंट यहां पर हम लोग को बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर याद रखना है, तो सिंधु नदी, गंगा नदी। और अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो लगभग 1400 किलोमीटर इसके साथ में ट्रैवल करके मिल जाती है प्रयाग के समीप, ये मिल जाती है गंगा नदी में। और इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, यानी कि अगर हम लोग बात करें यमुना की, तो उसकी सहायक नदियों में एक बहुत प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी।
यह इसके अलावा सिंध नदी भी इसकी सहायक नदी है, बेतवा भी इसकी सहायक नदी है, और केन, ये सभी किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इन नदियों के अलावा दक्षिण भारत में कुछ प्रमुख नदी है, यानी प्रायद्वीपीय नदी भाग में। उन प्रायद्वीपीय नदियों में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है नर्मदा। और यह नर्मदा नदी के बारे में हम लोग को याद रखना है कि नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है, और कह सकते हो कि यह किस किस पहाड़ों के बीच से यह बहती है। तो एक है जिससे हम लोग बोलते हैं विंध्य, और दूसरा है जिससे हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा। तो यह विंध्य और सतपुड़ा नदी के बीच में से भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। इसके अलावा जो तापी नदी है यह भी एक भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नदी है, और यह किसके किसके बीच में बहती है? तो सतपुड़ा, और यहां पर एक कह सकते हो पहाड़ी भाग है जिसका नाम है अजंता। यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और साथ साथ में यहां पर याद रखना है इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। और यह कहां से निकलती है? तो यह अमरकंटक के पहाड़ों से यह निकलती है, और अपने मुहाने पर यह निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं निर्माण करता है बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियों में यदि हम लोग देखें तो एक बहुत ही प्रमुख नदी है जिसका नाम है गोदावरी। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहां पर देखें तो उड़ीसा की एक बहुत प्रमुख नदी है जिसका नाम है महानदी। यह उड़ीसा की बड़ी प्रमुख नदी है। गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और साथ साथ में इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, और कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसके अलावा ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलने वाली एक भारत की बड़ी प्रमुख नदी है जिसका नाम है कावेरी। और यह कावेरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती, कर्नाटक के आसपास में दो राज्य से होकर के बहती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के बहती है, परंतु इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यह फैला हुआ है। इसके अलावा केरल की एक बड़ी प्रमुख नदी है जिसका नाम है पेरियार और भरतपुजा। तो प्रायद्वीपीय भाग की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। इस पॉइंट को याद रखने के साथ साथ में हमें कुछ सहायक नदी के बारे में ये पूरे के पूरे यहां पर हमने डिटेल यहां पर लिख दिए हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में, तो गंगा का लंबाई कितना है, इसके दाहिने हाथ की ट्रिब्यूटरीज कौन है, इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग को याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, इसकी कौन कौन सी दाईं ओर, इसकी बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को यहां पर एक और इंपॉर्टेंट तथ्य क्या याद रखना, जैसे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इसकी भी जो सहायक नदियां हैं इससे प्रश्न हम लोगों को खूब पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत में नदियों के अलावा कई झील से भी क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है। और झील से यदि प्रश्न पूछा जाए तो भारत में वैसे तो बहुत सारे प्रमुख झील हैं, लेकिन एक झील है जिसका नाम है वुलर झील जम्मू कश्मीर में। और जो वुलर लेक है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा टेक्टोनिक ये झील है और ताजे जल का इसको झील हम लोग मानते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो चिल्का झील, चिल्का लेक, और चिल्का लेक कहां है, तो चिल्का लेक जो है यह उड़ीसा का है और यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है और इसको लैगून भी हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो एक और बड़ा प्रमुख लेक है राजस्थान के सांभर लेक। और सांभर लेक इसलिए फेमस है क्योंकि सांभर लेक आंतरिक भाग में सबसे अधिक कह सकते हो कि सलाइन लेक यानी नमकीन पानी का झील माना जाता है। चिल्का लेक जो है यह क्या है, यह तटीय भाग में, तो तट की वजह से यह है। और एक याद रखना है कि चिल्का झील में ही एक बहुत ही बड़ा अभयारण्य है जिसका नाम है नलवाना। यह नलवाना पक्षी अभयारण्य जो चिल्का झील में अवस्थित है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो मणिपुर राज्य में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है लोकतक झील। और लोकतक झील भी ताजे जल का सबसे बड़ा झील है
और साथ साथ में यहां पर याद रखना है कि लोकतक लेक जो है यह फेमस है अपने फ्लोटिंग आइलैंड्स की वजह से, और इससे हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है फोमडिस। और इसी जगह पर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है लामजाओ नेशनल पार्क, इसी जगह पर स्थित है, जो कि फेमस है अपने डांसिंग डियर की वजह से। इसके अलावा पुलिकट लेक है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि दक्षिण की, तो कावेरी के पास यानी केरला में बड़ा प्रमुख है, एक दो कह सकते हो कि लैगून्स है। एक का नाम है वेमनाद और एक का नाम है अस्थामुदी। और यह जो है यह लैगून लेक के वजह से ये जाना जाता है। और साथ साथ में इसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि दक्षिण में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये बैक वाटर्स है। इसके लिए यहां के में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कयाल। आपसे एक और प्रश्न हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है प्रमुख, तो याद रखना है तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा सलाल दुलहस्ती बगलिहार जो है वो चिनाब नदी पर है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट सतलज नदी पर है और यहां पर एक प्रमुख रिजर्वायर बनाया गया जिसका नाम है गोविंद सागर। इसके अलावा नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट है जो कि सतलज नदी में है। गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में है जो कि चंबल नदी पर है। जवाहर सागर डैम जो है ये राजस्थान में है और ये भी चंबल नदी पर है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर डैम जो है ये भी चंबल नदी पर राजस्थान में है। इसके अलावा यदि बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है गुजरात में। उकई परियोजना तापी नदी पर गुजरात में। काकड़ा पार परियोजना ये भी तापी नदी पर गुजरात में। और हीराकुड परियोजना है जो कि महानदी उड़ीसा पर बनाई गई है। ऐसे कई तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं और रिवर सिस्टम से क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, उम्मीद है कि अगर इस आधार पर यदि रिवीजन किया जाए तो आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।